इनकी बेटी सुलझी हुई और बाकमाल थी। बुर्श और रंगों का इस्तेमाल इंसान को बहुत रिलैक्स करता है। मुझे भी इस काम से बहुत सुकून मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं कॉलेज से जब घर आ रही थी तो बानो आपा के घर के सामने काफी लोग जमा थे। कि मेरा नाम कुदसिया है। मैं जिस मकान में पैदा हुई, बड़ी पली, बचपन गुजारा, खट्टी मीठी यादों का वो घर छोड़े एक अरसा हो गया। इस घर से कई तरह की यादें वाबस्ता थीं। मकान तो ईंटों से बनता है, मगर इन ईंटों से बनी दीवारों के दरमियान रहने वालों को इन्हीं बेजान ईंटों से मोहब्बत हो जाती है। मुझे भी अपने घर से बहुत मोहब्बत थी, मगर क्या करें, जरूरत पड़े तो छोड़ना पड़ता है। आज बाजार जाते हुए मेरे कदम गली के इस मोड़ पर खुद ब खुद रुक गए जहाँ कभी हम रहा करते थे। मुझे इन दरो दीवार को देखने की ख्वाहिश ने बेताब कर दिया। मैं इस तरफ चल पड़ी। सारे काम भूलकर मैं अपने पुराने घर की दीवार पर हाथ फेरकर इन तमाम रिश्तों के लम्स को महसूस कर रही थी जो जगह जगह बिखर चुके थे। बहुत सुकून मिल रहा था। कई मनाजिर आंखों में घूम गए। कई पुरानी यादों ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं हर तरफ का जायजा ले रही थी। वो कोने वाला घर जिस पर मेरी अचानक नजर पड़ी बानो आपा का था, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। आह, बानो आपा, वो सब की बानो आपा थी। भरा हुआ जिस्म, मुस्कुराता हुआ पुरकशिश चेहरा, दरमियाना कद, दो बच्चों के साथ जिंदगी के नशेबो फराज में बड़े पुरवकार तरीके से जिंदगी बसर कर रही थी। कभी किसी से गिला या शिकायत नहीं करती थी। अपने मियाँ का बहुत ख्याल रखती थी। दोनों में प्यार भी बहुत था। जहाँ मियाँ का मूड ऑफ होता या कभी गुस्से में होते तो बानो आपा फौरन पानी का ग्लास ले आती और कहती, ज्यादा गुस्सा न करें, आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। वो पानी पीते और 2 मिनट बाद ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था। बहुत कम लड़ाई झगड़ा इनके दरमियान होता था। अगर होता भी तो कुछ देर बाद ही मूड ठीक कर लेते थे। हम सब इस जोड़े पर रश करते थे। वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। बानो आपा का कहना था कि सर का साई बीवी के लिए ऐसी ढाल है जिसके होते कोई औरत पर उंगली नहीं उठा सकता। जिस घर में मर्द ना हो, इसके दरवाजे पर बैठा कुत्ता भी मशकूक होता है। बानो आपा इतने मजे से ये बातें करती थी कि हमें हंसी भी आती और दिलचस्प भी लगती थी। इनके मियाँ गुर्दों की बीमारी की वजह से बीमार रहने लगे। बानो आपा ने दिलो जान से इनकी खिदमत की। इनके सुकून और सेहत का खास ख्याल रखती थी, मगर बीमारी जानलेवा साबित हुई। बानो आपा के आंसू खुश्की नहीं होते थे। वो खामोश बैठी होती, मगर आंखें बरसात की तरह बरसती रहती। सबने बहुत हौसला दिया, मगर मियाँ की वफात के बाद उदासी और तन्हाई से कुछ दोस्ताना बढ़ गया था। खामोश रहने लगी थी। जाहिर है, मोहब्बत करने वाला साथी बिछड़ जाए तो औरत की दुनिया उजड़ जाती है, और वैसे भी वक्त के साथ साथ एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। बेशक मियाँ की वफात के बाद अब तन्हाई पसंद हो गई थी, मगर मोहल्ले वालों के साथ इसी मोहब्बत और मुस्कुराते चेहरे से मिलती थी। जब भी मिलती थी, हाँ, इतना जरूर हुआ कि इस तन्हाई से घबराकर मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया था। कई बच्चे आते थे। वो बड़ी खुशदिली से उन्हें पढ़ाती और इतने आसान अंदाज में पढ़ाती कि अगले दिन भी सबको सबक याद होता। अच्छा वक्त गुजर जाता था। माली लिहाज से बानो आपा को कोई फिक्र परेशानी नहीं थी। अल्लाह ने अपनी जमीन और दुकान दे रखी थी, जिससे अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। बानो आपा अक्सर ही हमारे घर आती रहती थी। अम्मी से काफी दोस्ती थी। दोनों आपस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लंबी बातचीत करती थी, तबादला ख्याल करती थी। मैं भी अक्सर इनके घर जाया करती थी। एक तो कुरान मजीद भी पढ़ाती थी और दूसरा इनकी बेटी, जो मुझसे तकरीबन 2 साल बड़ी और फाइन आर्ट्स की तालबा थी, कुछ न कुछ सीख भी लेती थी, क्योंकि मुझे भी पेंटिंग का शौक था। इनकी बेटी सुलझी हुई और बाकमाल थी। बुर्श और रंगों का इस्तेमाल इंसान को बहुत रिलैक्स करता है। मुझे भी इस काम से बहुत सुकून मिलता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं कॉलेज से जब घर आ रही थी तो बानो आपा के घर के सामने काफी लोग जमा थे। कुछ अंदर भी थे। मैं परेशान हो गई, इतने लोग एक साथ क्यों जमा हैं? अल्लाह खैर करे। मैं जल्दी से घर आई कि अम्मी से पूछूं क्या हुआ है, मगर अम्मी भी बानो आपा के घर ही गई हुई थी। कॉलेज बैग रखकर मैं भी उधर चली गई। लोगों के दरमियान से गुजरते हुए अंदर पहुंची। काफी खवातीन बानो आपा के पास बैठी थी। मेरी नजर अम्मी पर पड़ी तो मैं जल्दी से उनके करीब होकर हैरत से पूछा, अम्मी जी क्या हुआ है? खैरियत तो है ना?
तब अम्मी ने बताया कि बानो आपा की बेटी की तबीयत अचानक खराब हुई और देखते ही देखते वो फौत हो गई। साथ ही अम्मी रो पड़ी। उफ, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ना आया। अभी कल तो मिलकर गई थी, एक सीनरी बनाना सीखी थी, बिल्कुल ठीक थी। वो फिर अचानक मेरे लिए इस माहौल में मजीद रुकना मुश्किल हो रहा था। मैं फौरन वहां से उठी और घर आ गई। घर आकर मैं खूब रोई। बानो आपा भी टूट चुकी थी, पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई। बेटी की जुदाई का गम इतनी जल्दी नहीं भरता, वक्त लगता है। बेटी के खुला को पुर करने के लिए सब ने बेटे की शादी का मशवरा दिया। अम्मी ने भी बानो आपा को यही कहा और कई रिश्ते बताए। आखिर एक रिश्ता पसंद आ गया और फिर तैयारियां शुरू हुई और शादी हो गई। इस दिन बानो आपा अपने मियाँ को याद करके बहुत रोई। कहती थी काश वो भी इस मौके पर साथ होते तो कितने खुश होते। एक ऐसी कमी महसूस होती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। सारे फंक्शन खुश उसलूबी से खत्म हुए। बानो आपा कुछ बेहतर लगने लगी थी। बहू भी अच्छी थी, वक्त अच्छा गुजर जाता था उनका। और जब बानो आपा का पोता हुआ तो अरसे बाद उन्हें खुलकर हंसते हुए देखा। हमें भी बहुत खुशी हुई। मिठाई तकसीम की गई, सब बहुत खुश थे। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। वक्त गुजरता गया। पोते की प्यारी शरारतों में बानो आपा का गम कुछ हल्का हो गया था। वो पोते के साथ मसरूफ रहती, अपने हाथ से उसे खिलाती, उसके लिए खिलौने भी लाती थी। गर्ज के वो बानो आपा की मसरूफियत का बहाना बन गया। इनका पोता बचपन से लड़कपन और फिर जवानी में कदम रख चुका था। पढ़ाई पर भी तवज्जो देता था। इधर अम्मी ने मेरा भी रिश्ता तय कर दिया और जल्द ही मैं अपने घर की होकर अब अपने बच्चों में मसरूफ हो गई थी। अपने बच्चे हों तो इंसान ज़हनी तौर पर मसरूफ हो ही जाता है। एक दिन अम्मी का फोन आया। सलाम दुआ के बाद मैंने महसूस किया कि वो बेहद परेशान हैं। पूछने पर बताया कि बानो आपा के बेटे का कल शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ था और आज बेचारा जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। अम्मी रो पड़ी और मेरे भी आंसू न रुक सके। बानो आपा के 2 ही बच्चे थे और दोनों ही उनकी आंखों के सामने अल्लाह को प्यारे हो गए। अपनी आंखों के सामने औलाद के जनाजे उठते देखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सब्र दिखाना पड़ता है क्योंकि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, गम बर्दाश्त करके जीना पड़ता है। शाम हुई तो मैं बानो आपा की तरफ अफसोस पर गई। दीवार से टेक लगाए बानो आपा सदियों की बीमार लग रही थी। आंसू शायद बह बह कर खुश्क हो चुके थे। होंठ ऐसे खुश्क थे जैसे सदियों की प्यासी हो। बेटे के जनाजे को वो ऐसे टिकटकी बांध के देख रही थी कि जैसे उम्मीद हो कि वो अभी उठकर बैठ जाएगा और पुकारेगा, अम्मा क्यों उदास होती हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और माँ से लिपट जाएगा। बानो आपा के दुख को महसूस करके बहुत तकलीफ हुई। इनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। हौसला तसल्ली सब देते रहे। लगता था जैसे उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। एकदम खामोश मैयत को देखे जा रही थी। मैं रात वापस अपने घर आ गई। बच्चे जो छोड़कर आई थी हर दूसरे दिन अम्मी से हालचाल पूछती रहती थी। दिन रात गुजरते रहे। बानो आपा का पोता जमीन और दुकान को संभाल न सका, अकेला रह गया था। इतनी समझ भी नहीं थी। अम्मी ने बताया कि जमीन पर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है और किसी तोड़ छोड़ने पर तैयार नहीं। इनके पोते ने केस किया, काफी पैसा लगाया, मगर दूसरी पार्टी ज्यादा ताकतवर और होशियार थी। अदालतों के चक्कर लगाता रहा। वकील ने भी अच्छा पैसा खाया, मगर फिर भी केस हार गया और जमीन भी हाथ से चली गई। दिल बर्दाश्ता होकर चुप करके बैठ गया। इधर केस की वजह से दुकान भी न चल सकी और वो भी बिक गई। अब इसके हाथ में कुछ नहीं था। जॉब कभी की नहीं थी और ना इतनी आसानी से मिलती। आहिस्ता आहिस्ता सारी जमाशुदा रकम खत्म हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन बानो आपा अम्मी के पास आई। बुझी बुझी सी लग रही थी। कुछ देर बैठी रही। अम्मी ने चाय का पूछा तो कहने लगी, चाय में अब जिंदगी की चाहत की खुशबू नहीं रही, क्या करना चाय पीकर, सीना ही जलाना है बस। अम्मी ने कहा, क्यों ऐसा सोचती हैं, अल्लाह सब ठीक कर देगा। उन्होंने आमीन कहा और बड़ी बेबसी से अम्मी से इल्तिजा की कि मुझसे अपने घर के काम करवा लो और कुछ पैसे दे दिया करो, आजकल हालात बहुत खराब हैं। पोते का क्या कहूँ, सब कुछ गंवा बैठा है। एक वही है मेरा सहारा, राशन भी खत्म है। मुझे कर्ज लेना अच्छा नहीं लगता और ना ही ये पसंद है कि कोई तरस खाकर मुझे कुछ दे। मैं काम करके पैसे ले लूंगी, मगर ऐसे मुमकिन नहीं। अम्मी ने कहा, क्यों शर्मिंदा करती हो, मेरा सब कुछ अपना समझे। फिर दोनों गले लग के खूब रोई। अम्मी ने उन्हें अपनेपन का यकीन दिलाया। अम्मी अब महाना कुछ न कुछ दे देती थी। बानो आपा का पोता बहुत मुश्किल से मारे मारे फिरने के बाद कहीं नौकरी पर लग गया।
सबने शुक्र किया कि बानो आपा की परेशानी कुछ कम हुई। अब बुढ़ापा भी शायद अच्छा गुजरे। बेचारी ने बड़े दुख देखे थे। सब उनके लिए बहुत दुआ करते थे। अम्मी 2-4 दिन बाद उनका हाल पूछने जरूर जाती थी। इनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, पूछती रहती थी। इनका पोता अच्छा कमा रहा था, लेकिन बानो आपा बताती थी कि अक्सर माजी में गुम रहता है। मसरूफ रहे तो ठीक है, मगर जब फारिग हो या रात जब घर आता है तो ख्यालों में गुम रहता है। बानो आपा पूछती थी कि क्या सोचते रहते हो। कभी चुप रहता, कभी कहता दादो मैं ना जमीन संभाल सका ना दुकान। अब्बा की मेहनत को मैंने बर्बाद कर दिया। काश मैं सही वक्त पर सही फैसला कर लेता। काश मुझे कोई रास्ता दिखा देता। मैं सबकी बर्बादी का सामान न बनता। फिर कहता दादो मैं बहुत बुरा हूँ, किसी काम का नहीं, मुझ में जहानत नहीं है दादो। बानो आपा इसको समझाती थी कि तुम माजी को ना सोचा करो, जो हो गया सो हो गया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन वो गुमसुम रहता। जमीन पास होती तो इतने की होती, अगर दुकान चल रही होती तो इतना मुनाफा होना था, मैं ये रखता यूं करता, बस ऐसी बातें करता था। वो कहती अक्सर बैठे बैठे रोने लगता। पूछने पर बस इतना कहता कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, न जमीन संभाल सका न दुकान। बानो आपा कहती अब अक्सर काम से जल्दी आ जाता है और कमरे में बंद रहता है। अम्मी ने कहा आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, उसे सारे हालात बताएं, अल्लाह बेहतर करेगा। लड़के ने दिल पर ले लिया है जमीन और दुकान का नुकसान। कोई नहीं, अल्लाह उसके बदले में और बेहतर सामान करेगा। आप बस उसे समझाएं और मसरूफ रखें। अम्मी ने बानो आपा को काफी हदायत दी और ज्यादा सोचने से मना किया। बेचारी बहुत परेशान थी और इन हालात में औलाद का गम ताज़ा हो जाता है। उन्हें भी अपने बच्चे बहुत याद आते थे। इस वक्त तो बानो आपा वापस चली गई। गमों ने उनके कंधे झुका दिए थे, मगर बहुत बाहिम्मत खातून थी। अम्मी ने मुझे फोन किया, हालचाल पूछा और सारी बात बताई। अम्मी को भी बानो आपा की बड़ी फिक्र थी। वक्त भला कब रुकता है, गुजरता जाता है। इंसान को वक्त के साथ भागना पड़ता है। जो सुस्ती दिखाते हैं वो पीछे रह जाते हैं और पीछे रहने वाले मंजिल से दूर होते जाते हैं। बानो आपा का बेटा भी बहुत पीछे रह गया है। माजी की कैद में रहकर अपने हाल को बर्बाद कर रहा था। उसे नफ्सियात के डॉक्टर की जरूरत थी। बानो आपा में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि जगह जगह लेके जाती। फिर भी कल डॉक्टर के पास लेकर जाने का इरादा किया। उनका पोता भी कुछ जिद्दी तबीयत का मालिक था, या फिर हालात ने ऐसा कर दिया था। डॉक्टर के ले जाना कोई आसान काम था। खैर समझा बुझाकर उसे बानो आपा डॉक्टर के पास ले गईं। काफी देर डॉक्टर और उनका पोता कमरे में रहे। फिर डॉक्टर ने चंद दिन बाद दोबारा आने को कहा और कुछ दवाएं दी। एक दिन मैं शाम को अम्मी की तरफ मिलने गई। अम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और माँ से मिलकर बेटियां तो वैसे ही पुरसुकून हो जाती हैं। मैंने अम्मी को आराम से बैठने को कहा कि आप कोई काम नहीं करेंगी, आपकी बेटी आई है, वो आपके लिए चाय बनाएगी। अम्मी के चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैं किचन में गई। 6 बर्तन पड़े थे, वो धोए और चाय बना कर ले आई। अम्मी ने 7 बिस्किट रखे। वो हमेशा चाय के साथ 1-2 बिस्किट लेने की आदी थी। फिर हम वहीं बैठकर चाय पीने लगे, जहां मेरी शादी से पहले बैठा करते थे। सहन में दरख्त के नीचे कुर्सियां और मेज रखी हुई थी। वहीं शाम की चाय पीते थे और साथ साथ सारे मसाइल पर बातचीत भी हो जाती थी। आज भी वही यादें ताज़ा करने बैठे थे। हम बड़े मजे से हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक गेट पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला था। अम्मी ने पूछा कौन, और बानो आपा की आवाज पहचान कर कहा कि दरवाजा खुला है, आ जाएं। हमने देखा बानो आपा घबराई हुई अंदर आई। मैंने खड़े होकर सलाम किया, मगर वो अम्मी को देखते हुए सीधा इनके पास आई और कांपती आवाज में बोली, सफिया जरा जल्दी मेरे साथ आओ, जरूरी बात है। क्या बात है, खैर तो है बानो आपा? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ बाद में बताती हूँ। और वो अम्मी का हाथ पकड़कर तकरीबन खींचते हुए उन्हें ले गई। अम्मी ने चलते चलते चादर नुमा दुपट्टे को सलीके से सर पर लिया और चली गई। मैं मुख्तलिफ वसवसों में घिरी उनको जाता देखती रही। चाय भी ठंडी हो गई। मैंने बर्तन उठाकर किचन में रखे, कुछ चीजें ठीक की। कई घंटे गुजर गए, अम्मी वापस नहीं आई तो मुझे घबराहट होने लगी। कभी सहन में चक्कर लगाती, कभी कमरे में आ जाती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आखिरकार सोचा बानो आपा के घर जाकर देखती हूँ। मैंने चादर ली और बानो आपा के घर गई। उनके घर ताला लगा हुआ था।
ताला देखकर मुझे और ज्यादा फिक्र हुई। आखिर परेशानी के आलम में दोनों कहाँ चले गए। सोच सोचकर बुरा हाल था। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे वापस अपने घर भी जाना था। अंधेरा भी हो रहा था। घर में बच्चे छोड़ कर आई थी। सास और मियाँ जी भी इंतजार कर रहे होंगे। अब क्या करूं? वापस अम्मी की तरफ आई और बैठकर इंतजार करने लगी। वक्त था जैसे थम गया हो। तरह तरह के ख्यालात और वसवसे सताने लगे। खुदा खैर करे, पता नहीं क्या मसला बना है। इसी सोच में थी कि दरवाजे पर आहट हुई और अम्मी आ गईं। मैंने शुक्र किया। अम्मी के चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। थके थके कदमों से वो अंदर आईं। मैंने जल्दी से पानी का ग्लास दिया। अम्मी ने 2 सांस में पानी का ग्लास खत्म कर दिया। मैंने दोनों हाथों से अम्मी का चेहरा थाम कर पूछा, क्या हुआ अम्मी जी? बानो आपा क्या कहती हैं? कहाँ गई थी आप दोनों? मैं सख्त परेशान हो गई थी। सब खैरियत है ना? एक साथ कई सवालों पर अम्मी ने मुरझाए हुए चेहरे से सिर्फ इतना बताया कि बानो आपा का पोता अचानक हवास खो बैठा है। डॉक्टर ने इसे पागल खाने भेजने को कह दिया है। वो माजी में रहने लगा था। सही डॉक्टर के पास वक्त पर ले जाया जाता तो शायद बेहतरी हो जाती, मगर बानो आपा बेचारी को जिसने जिधर भेजा उधर चल पड़ी। न अच्छा डॉक्टर मिला और न ही सही दवा। ऐसे में उसका क्या अंजाम होना था। मुझे साथ ले गई थी कि डॉक्टर से बात करूं। मैंने बहुत कहा, मगर डॉक्टर का कहना है कि अगर ये घर में रहा तो आप में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका हम बेहतर इलाज करेंगे। डॉक्टर ने तसल्ली दी है कि इसे सबसे अलग रखकर इलाज किया जाएगा। वो पागल खाने में है। पागल खाने? हैरत से मेरे मुंह से निकला। हाँ, पागल खाने। आपा एक और इम्तिहान में पड़ गई हैं। ओह मेरे अल्लाह! मैं हैरान परेशान अम्मी का चेहरा देखने लगी। अम्मी खामोशी से उठी और वजू करने चली गईं। फिर सजदे में सर रखकर जोरों की तार रोती रही। काफी देर तक अम्मी की ये हालत रही, पर वो जाए नमाज से उठी। मैंने उन्हें गले से लगाया, हौसला दिया। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने अम्मी को प्यार करते हुए कहा, आप अपना भी ख्याल रखें, ज्यादा परेशान ना हो, बस दुआ करें। मैं भी करूंगी। और कल फिर आने का कहकर चली गई। मुझे अम्मी की भी बहुत फिक्र थी। बहुत जल्द बात दिल पर ले लेती थी। घर जाकर भी फोन किया और ये भी कहा कि आप बानो आपा को अपने घर ले आएं। कम से कम आज की रात आप भी अकेली हैं और वो भी अकेली हैं और परेशान हैं। अम्मी ने हामी भरी। वो रात बानो आपा अम्मी के पास सोई। इनके पोते का इलाज शुरू हो चुका था। इलाज के पैसे हम सब ने इकट्ठे किए। इस वक्त उनको मदद की सख्त जरूरत थी। उनका एक ही सहारा रह गया था, वो भी दिमागी तवाज़ुन खो बैठा था। बानो आपा की जिंदगी एक कड़ा इम्तिहान थी, मगर उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो और ज्यादा इबादत करने लगी थी। पोते का इलाज होता रहा। बानो आपा काफी बूढ़ी लगने लगी थी। कई महीनों बाद पता चला कि बानो आपा का पोता ठीक हो गया है। इनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा वापस घर आ चुका था। बानो आपा ने बड़ी जान मारी थी उसके इलाज के लिए। उसके इलाज के दौरान ही बानो आपा ने घर के अंदर सब्जियां उगा ली थी। वही सब्जियां घर के बाहर रेडी पर एक बच्चे को बिठाकर बेचती थी। ताजी सब्जी जल्द और अच्छे दामों बिक जाती। इससे वो घर का खर्चा चला लेती और कुछ इस बच्चे को दे देती। पोते के आने के बाद भी वो यही करती रही। फिर मोहल्ले के आगा जी ने उनके पोते को अपने स्टोर में मुलाजिम रखवा दिया। अच्छा बड़ा स्टोर था। यूं सब ने शुक्र किया कि अच्छा काम मिल गया। पोता तो कहता था कि बानो आपा को कि सब्जी बेचना छोड़ दें, बस आराम करें, मगर वो कहती, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं मुझे करने दो। जिंदगी में जिस्म को हरकत देते रहना चाहिए और फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। वो प्यार से पोते का कान खींच कर कहती और वो मुस्कुरा के दादो को गले लगा लेता। तकरीबन 10 महीने बाद बानो आपा ने अपने पोते के लिए लड़की देखनी शुरू की। अब वो काम करके जल्द थक जाती थी। पोता भी अच्छा कमाने लगा था। दूसरे शहर की एक लड़की उन्हें पसंद आई। बातचीत चली और रिश्ता तय हो गया। अम्मी बानो आपा के साथ हर जगह जाती थी। दोनों में गहरी दोस्ती जो थी और पुराना साथ था। शादी के मामलात में भी अम्मी उनके साथ साथ थी, बल्कि अम्मी की पसंद के कपड़े लिए बानो आपा ने। मुद्दत बाद उनके घर में एक बार फिर रौनक हुई थी। सब मोहल्ले वालों ने इस शादी में भरपूर शिरकत की। खूब हल्ला गुल्ला हुआ। बानो आपा की आंखों से खुशी झलक रही थी और हम उन्हें देख देख के खुश हो रहे थे। सब फंक्शन बहुत उम्दा हुआ। वलीमा भी बहुत अच्छा था। बानो आपा के घर की सजावट मैंने भी हिस्सा लिया। बाकायदा लाइटें लगाई गई थी। मेरी अम्मी भी बहुत प्यारी और खुश लग रही थी। एक मुद्दत बाद उनकी दोस्त बानो आपा को सुकून मुयस्सर आया। मैं 2 दिन अम्मी के पास रही। खूब बातें की, इंजॉय किया और जब जाने लगी तो अम्मी ने मेरा माथा चूमा और बहुत दुआएं दी। मैंने कहा, अम्मी जी फिक्र न करें, चंद दिन बाद फिर तंग करने आऊंगी।
वो मुस्कुराई और बोली, जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। मैं गले लगाकर चली गई। बच्चों के पेपर शुरू हो चुके थे। मियाँ जी का कहना था कि बच्चों को पूरी तवज्जो दूं ताकि पेपर्स अच्छे हों। मैं भी सब काम छोड़कर उन्हें पढ़ाने लगी। किसी वक्त अम्मी को फोन कर लेती थी। एक दिन मेरे मियाँ जल्दी घर आ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि आज इतनी जल्दी खैरियत है? हाँ, बस ऐसे ही। चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ले चलूं। वो क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो दरअसल उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। बानो आपा का पोता हॉस्पिटल लेकर गया है। मैं एकदम चकरा गई। फिक्र न करो, अल्लाह सब ठीक करेगा, बस चलो। मियाँ ने मुझे सहारा दिया। मैंने चादर पकड़ी और उनके साथ चल पड़ी। कुछ होश न था कैसे वहां पहुंचे। घर का गेट खुला था और इस बार अम्मी बाजू फैलाए नहीं खड़ी थीं, बल्कि सफेद लिबास में लिपटी मेरी मुंतजिर थीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस बार मेरा इम्तिहान था। बानो आपा अम्मी के पास जमीन पर बैठी कह रही थीं, सफिया तुम भी मुझे छोड़ गई। मैं बदकिस्मत हूँ। सब मेरी आंखों के सामने चले गए, मगर मैं फिर भी जिंदा हूँ। फिर उन्होंने उठकर मुझे गले लगाया और कहा, देखो सब्र करना। मैंने हर बार सब्र किया, तुम भी सब्र करना। मैं बस जोरों की तार रोती रही। बानो आपा वाकई बहुत साबिर थी। गाड़ी के तेज हॉर्न ने मुझे ख्यालात के समंदर से बाहर निकाला। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। मैं इसी पुराने मोहल्ले की दीवार से टेक लगाए मासी की यादों में गुम खड़ी थी। आंसू पूंछे और वापस इधर चल पड़ी जिस काम के लिए आई थी।